Good morning, student. Myself Anjali Singh. I am Assistant Professor of Pharmacology in the Department of Pharmacy, RKGIT, Ghaziabad. In this lecture, we are going to talk about introduction, historical landmarks, scope, nature, and source of drugs. So, in this video lecture, I am giving you a brief introduction of pharmacology, a general introduction of pharmacology, what is pharmacology, and what are different branches of pharmacology. Next, we will discuss about the detail of the drug, what is drug, what are the different sources from which we can obtain a drug, and at the end I will discuss about the history of pharmacology. So, let us start. So, at first we will discuss about pharmacology. What is pharmacology? Pharmacology is the science of drug. सो इन लेमन लैंग्वेज अगर आपसे कोई पूछता है कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ते हैं, तो आप सिंपल एक वर्ड में बोल सकते हैं कि जब भी हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम फार्मेसी की उस ब्रांच को हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। लॉजी वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी। लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी। फार्मा इंडस्ट्री हमारी ड्रग्स से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि जब आप ड्रग्स की स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। Next, the word pharmacology is derived from a Greek word that is pharmakon and logos. The meaning of pharmakon is drug and the meaning of logos is discourse in or the study of. So, in simple word, the study of drug is known as pharmacology. So, in this branch we will discuss about the what are the different routes जिनसे आप drugs ले सकते हैं। आप कोई भी for example आप simple market में जाते हैं और आप एक पैरासीटामोल लेते हैं, उस पैरासीटामोल को आप जब खाते हैं और वो आपको इफ़ेक्ट शो करता है, उस पूरी डिटेल स्टडी को हम इस ब्रांच के अंडर में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि आपने पैरासीटामोल लिया, उसने आपका फीवर ठीक कर दिया, एंड आपने पैरासीटामोल लिया, वो पैरासीटामोल आपकी बॉडी में किस तरीके से प्रोसेस हुई, कहाँ पे वो एब्जॉर्ब हुई, किस तरीके से वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हुई, ये सारा प्रोसेस हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी के अंडर में। सो in a broad sense, it deals with the interaction of exogenously administered chemical molecule with living system. What is exogenously administered molecule? The exogenously administered molecule यानी बाहर से लिया गया कोई भी molecule, और इस केस में ये molecule है हमारी drug। ये drug हमारे living system पे क्या effect show करती है? This is pharmacology. So it encompasses all aspect of knowledge about drug, but most important those that are relevant to effective and safe use of drug. फार्माकोलॉजी हमें प्रोवाइड करता है इफ़ेक्टिव एंड सेफ यूज़ ऑफ ड्रग। दैट मीन्स कि आपको ड्रग की, जब आप फार्माकोलॉजी का ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, आप फार्माकोलॉजी की स्टडी कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको पता होगा कि किस ड्रग की कितनी डोज जो है, फॉर एग्जांपल 500 mg आपकी सेफ डोज है और 1000 mg आपकी अनसेफ डोज है। यानी कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं इफेक्टिव एंड सेफ यूज़ ऑफ ड्रग, कि आपकी ड्रग का इफेक्टिव यूज़ क्या है, किस डोज पे वो आपके लिए इफेक्टिव है, और किस डोज के इंक्रीज होने के बाद ड्रग आपके लिए जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फार्माकोलॉजी। नाउ विल डिस्कस कि ड्रग के बारे में, हम यहाँ पे ड्रग को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फार्माकोलॉजी को हम कितने छोटे छोटे सेक्शंस में स्टडी करते हैं। सो ये टॉपिक क्लियर हो गया कि फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग। यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने एक टैबलेट लिया, एक कैप्सूल लिया या फिर एक इंजेक्शन लिया, वो चीज़ आपकी बॉडी में गई और उस चीज़ ने किस तरीके से आपकी बॉडी में काम किया। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पेन किलर ली, उस पेन किलर ने आपकी बॉडी में जाके क्या चेंजेस किए, दिस इज़ नोन एज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट वन इज़ द थेरेपेटिक यूज़। थेरेपेटिक यूज़ का मतलब होता है कि अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं, उसको आप किस किस थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं, उसके थेरेपेटिक यूजेज यानी कि उसके इफेक्टिव एंड सेफ यूजेस कौन कौन से होते हैं। आफ्टर दैट एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट मीन्स आप जब कोई ड्रग लेते हैं, आपका इंटेंशन होता है, आप चाहते हैं कि उससे आपको डिज़ायर्ड इफेक्ट मिले। डिज़ायर्ड इफेक्ट का मतलब, अगर आपने फीवर ठीक करने की दवाई ली, डिज़ायर्ड इफेक्ट है कि आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए। आपने पेन किलर लिया, डिज़ायर्ड इफेक्ट है कि आपका पेन ठीक हो जाना चाहिए। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं कि आपको कई बार ऐसा होता है कि आप कोई दवाई लेते हैं, लेकिन आपको उस दवाई को खाने की वजह से रैशेज़ हो जाते हैं, सीवियर आपको रैशेज़ होते हैं, आपको एसिडिटी होने लगती है। सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट, दीज आर द एक्स्ट्रा इफेक्ट विच वी आर नॉट रिक्वायर्ड। लास्ट इज
फेट और एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं तो वो ड्रग हमारी बॉडी से किस तरीके से एक्सक्रीट आउट हो रही है। आपने टैबलेट खाया, कितने टाइम ड्यूरेशन तक वो टैबलेट आपकी बॉडी में रहेगा और कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लास्ट वन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सो फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई दवाई खाई है वो आपके हार्ट पे क्या इफेक्ट शो करती है, वो आपके ब्रेन पे क्या इफेक्ट शो करती है, वो आपके ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट शो करती है। जब हम बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग ड्रग का इफेक्ट डिस्कस करते हैं उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला आपने एक दवाई खाई जिसने आपके हार्ट रेट को कम कर दिया, तो दिस इज द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। हार्ट रेट को कम करने की वजह से आप इस ड्रग को यूज कर सकते हो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। This is the therapeutic use of the drug. So this is the correlation between pharmacological action and therapeutic use of the drug. So this is the correlation. Pharmacological action का मतलब होता है बॉडी सिस्टम पे ड्रग ने क्या इफेक्ट शो किया और उस इफेक्ट की वजह से आप किस थेरेपी में उसको यूज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज अ थेरेपेटिक यूज ऑफ द ड्रग। सो इन फार्माकोलॉजी वी लर्न अबाउट द ड्रग्स एडवर्स इफेक्ट, फेट ऑफ द ड्रग, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग, therapeutic uses of the drug and mechanism of action of any drug. So यहाँ पे मैंने बहुत बार एक term use किया drug. So at least we have to know about what is drug. So in this case, drug is any single chemical substance which can produce a biological response is a drug. It is a single active chemical entity present in a medicine that is used for diagnosis, prevention, treatment and cure of the disease. So these three words are very important in this case: diagnosis, prevention and treatment. So drug is any chemical molecule, कोई भी आपका chemical substance drug कहलाता है अगर आप उसको इन तीन चीज़ों में यूज़ कर पाएँ। आप उसको डायग्नोसिस में यूज़ कर सकते हैं तो आप उसे ड्रग बोल सकते हैं, आप उसे प्रिवेंशन में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसे ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ डायग्नोसिस? डायग्नोसिस का मतलब होता है जब आप किसी लैब में जाते हैं, कोई टेस्ट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक्सरे करवाते हैं, तो एक्सरे से डॉक्टर डायग्नोस करता है कि आपको पर्टिकुलर इस बॉडी सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी हम ड्रग यूज़ करते हैं, कई बार हम कुछ सस्पेंशंस को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो एक्सरे होता है वो क्लियर आता है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ ड्रग इन डायग्नोसिस। प्रिवेंशन, द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रिवेंशन इज वैक्सीन। अगर हम अभी यूज़ कर रहे हैं कोरोना की जो वैक्सीन है, आप लोग जिन लोगों को कोरोना नहीं भी हुआ है वो लोग भी कोरोना की वैक्सीन लगा रहे हैं। क्यों? प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन के पर्पज से। तो जितनी भी वैक्सीन है दीज आर ड्रग्स एंड द पर्पस ऑफ दीज ड्रग्स आर प्रिवेंशन। इनका पर्पस है प्रिवेंट करना आपको उस डिजीज से, ठीक है। आफ्टर दैट ट्रीटमेंट का हम सबको पता है, हम कभी भी कोई ड्रग लेते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि हम किसी एक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं और उस डिजीज़ को हमारी ड्रग क्योर कर दे या फिर उसका ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड करा दे। तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर हमारे ये तीन फैक्टर्स को फुलफिल करता है, सो दिस केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज ड्रग. Now the definition of WHO, because we are talking about drug, we are talking about disease, we are talking about treatment, तो WHO का involvement यहाँ पे important है. So according to WHO, drug is any substance or product that is used or is intended to be used to modify or explore physiological system or pathological state for the benefit of the recipient. The word benefit of the recipient, यानी कि ड्रग ऐसा कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल है जो कि आपकी किसी भी पैथोलॉजिकल स्टेट को इम्प्रूव करने में यूज़ किया जा रहा है. पैथोलॉजिकल स्टेट को इम्प्रूव करने में यूज़ करने का मतलब ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं. और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम, हमारे किसी भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लोर करने में हम इसको यूज़ करते हैं. यहाँ पे एक्सप्लोर और पैथोलॉजिकल स्टेट से मतलब है मेरा, पैथोलॉजिकल स्टेट का मतलब डिजीज़. अगर आपको कोई डिजीज़ है किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, किसी एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो यानी कि आप उसको पैथोलॉजी के अंडर में पढ़ते हो. किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपको कोई डिजीज़ है, आपकी बॉडी की पैथोलॉजी उससे अफेक्ट हो रही है, सो दिस इज नोन एज द पैथोलॉजिकल स्टेट. फिजियोलॉजिकल सिस्टम का मतलब होता है डिसऑर्डर. ठीक है, तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिजीज़ एंड डिसऑर्डर. डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारा बॉडी का कोई फिजियोलॉजिकल सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, उसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं. और अगर किसी एक्सटर्नल फैक्टर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आपको कोई डिजीज़ हो गई है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम डिजीज़ बोलते हैं. सो हमारी जो ड्रग होती है वो इन दोनों में ही यूज़ की जाती है और उससे पेशेंट को बेनिफिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO. नाउ
फार्माकोलॉजी इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 मेन ब्रांचेस। जो फार्माकोलॉजी है इसको हमने 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ब्रांच इज फार्माकोडायनेमिक्स। पहली ब्रांच है फार्माकोलॉजी की फार्माकोडायनेमिक्स। इन फार्माकोडायनेमिक्स वी लर्न अबाउट व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ओके, एंड द वर्ड डायनेमिक्स मीन्स पावर। सो फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है। जब भी आप कोई दवाई लेते हो, दवाई आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट शो करती है और आपकी बॉडी उस दवाई को प्रोसेस करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कॉलेज में एडमिशन लेने गए, वहाँ पे आपका एक फ्रेंड बना, आपका और आपके फ्रेंड के बीच में एक रिलेशन होगा। दिस इज़ अ बाईफेजिक रिलेशन। आपके फ्रेंड के साथ में कुछ अच्छी बॉन्डिंग है, सेम बॉन्डिंग आपकी फ्रेंड की आपकी तरफ होगी, तभी आपका रिलेशन अच्छे से वर्क करेगा। सो सेम यहाँ पे होता है फार्माकोलॉजी में। यहाँ हम ड्रग की बात कर रहे हैं और ड्रग का इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पे एक बाईफेजिक रिलेशनशिप बनता है ड्रग का बॉडी के साथ और बॉडी का ड्रग के साथ में। तो जब हम ड्रग का इफेक्ट बॉडी के ऊपर पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, मतलब व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि जब आपने कोई दवाई ली, उस दवाई ने आपके ऊपर क्या इफेक्ट शो किया, इसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। So this includes physiological and biochemical effect of drug and their mechanism of action at organ, system, subcellular, macromolecular levels. So basically इसका मतलब होता है कि अगर आपने कोई दवाई खाई है, वो दवाई आपकी बॉडी में गई, उस दवाई ने आपकी बॉडी में किस मैकेनिज्म के थ्रू अपना इफेक्ट शो किया, क्या आप वो दवाई आपकी बॉडी में किसी रिसेप्टर के साथ में बाइंड हुई, या वो किसी आयन चैनल के साथ में बाइंड हुई, या वो दवाई जो थी आपकी फर्दर किसी एंजाइम को एक्टिवेट करती है, किसी प्रोटीन को एक्टिवेट करती है। तो यानी कि हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि अगर हमने कोई दवाई ली, उस दवाई ने हमें ठीक किया, तो इस जो आपका ये फर्स्ट वाला कोरिलेशन है बिटवीन ड्रग एंड द बॉडी, ये आता है आपका फार्माकोडायनेमिक के अंदर में। फॉर एग्जाम्पल एड्रेनलिन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज़ अ ड्रग, यहाँ पे ये एक ड्रग है। फॉर एग्जाम्पल आपने एड्रेनलिन लिया, तो इसकी फार्माकोडायनेमिक स्टडी के लिए आपको बोला गया कि इसकी फार्माकोडायनेमिक स्टडी करके बताइए इन फार्माकोलॉजी। सो सबसे पहले जब हम एड्रेनलिन लेते हैं, एड्रेनलिन इंटरैक्शन विद एडिनो रिसेप्टर, दैट इज जी प्रोटीन मीडिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाउंड एडिनाइल साइक्लेज। It increase intracellular cyclic AMP pathway and causes cardiac stimulation, hepatic glycosinolysis and hyperglycemia. So in this case फार्माकोडायनेमिक हम कैसे स्टडी करने वाले हैं? दिस एड्रेनलिन मॉलिक्यूल, जब हम लोग एड्रेनलिन मॉलिक्यूल यहाँ पे लेते हैं, ये एड्रेनलिन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर जाता है। अब ये बॉडी में क्या इफेक्ट शो कर रहा है? ये हमारा हार्ट रेट बढ़ा रहा है। तो ये हमारा हार्ट रेट कैसे बढ़ाता है? ये हमारी बॉडी में जाने के बाद एक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है जिसको हम बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होने के बाद एड्रेनलिन जो है वो एडिनाइल साइक्लेज पाथवे को एक्टिवेट कर देता है, और जब एडिनाइल साइक्लेज पाथवे एक्टिवेट होता है तो सेल के अंदर कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। और हमें पता है कि जहाँ पे भी कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होती है वहाँ पे होता है कॉन्ट्रैक्शन। सो हमारी हार्ट की मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम यहाँ पे कह रहे हैं स्टिम्युलेशन। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डियक स्टिम्युलेशन, इसी को सिंगल वर्ड में। तो यानी यहाँ पे हम बोल रहे हैं फार्माकोडायनेमिक्स, ड्रग आपकी बॉडी में गई, ये इसका मैकेनिज्म है। द एड्रेनलिन विल बाइंड टू GPCR, दिस इज द मैकेनिज्म, एंड इट विल फर्दर एक्टिवेट अ पाथवे दैट इज एडिनाइल साइक्लेज पाथवे एंड causes intracellular increase in the level of calcium ion, and further it will cause contraction and causes cardiac stimulation. So this is pharmacodynamics. So in pharmacodynamics मैंने आपको अभी बताया कि हम पढ़ते हैं व्हाट हैपन व्हेन वी टुक अ मेडिसिन। जब भी हम कोई दवाई खाते हैं तो क्या होता है? सो दिस ड्रग विल गिव 2 टाइप ऑफ इफेक्ट। फर्स्ट वन इज डिजायरेबल इफेक्ट, सेकेंड वन इज अनडिजायरेबल इफेक्ट। कोई भी आप दवाई खाते हो तो आपको वो 2 तरीके के इफेक्ट देती है। पहले होते हैं उसके डिजायरेबल इफेक्ट और इंटेंडेड इफेक्ट जो आपको चाहिए, और दूसरे होते हैं उसके अनडिजायरेबल इफेक्ट जो हमें नहीं चाहिए। सो व्हाट आर डिजायरेबल इफेक्ट? डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी ड्रग के डिजायरेबल इफेक्ट क्या होते हैं कि या तो हम उससे किसी चीज़ का डायग्नोसिस करना चाहते हैं, किसी डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम वैक्सीन ले रहे हैं, या फिर हम किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं किसी भी चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अनडिजायरेबल इफेक्ट में आते हैं साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट हमें हमेशा पता होते हैं
फॉर एग्जांपल आप कोई भी ड्रग ले रहे हो तो डॉक्टर आपको ऑलरेडी बता देता है कि ये ड्रग लेने की वजह से आपको नींद आएगी या फिर ये ड्रग लेने की वजह से आपको हल्के फुल्के रैशेज हो सकते हैं। दीज आर द साइड इफेक्ट जो कि हम ईजिली एक्सेप्टेबल होते हैं। अगर कोई ड्रग आपको पेन किलर के फॉर्म में दी जा रही है और उसकी वजह से आपको वॉमिटिंग हो रही है तो यानी कि आपको पता था कि जब इस ड्रग से पेन ठीक होगा तो आपको वॉमिटिंग भी होगी। सो दिस इज नोन एज साइड इफेक्ट। सेकेंड अनडिजायरेबल इफेक्ट इट एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट किसी भी ड्रग के वो इफेक्ट होते हैं जो एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। दीज आर नोन एज एडवर्स इफेक्ट। लास्ट इफेक्ट इज टॉक्सिक इफेक्ट। इफ़ द ड्रग इज़, अगर आप उसकी डोज बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या फिर आप थेरेपेटिक डोज के ऊपर की बात करते हैं तो उस केस में वो ड्रग हमें टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है। इन दैट केस दिस इज़ नोन एज ऑर्गन फेलियर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्गन फेलियर की। सो दिस इज ऑल अबाउट फार्माकोडायनेमिक्स, द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग विल प्रोड्यूस desired effect or it will produce undesired effect. In desired effect, diagnosis, prevention and treatment, and undesired effect, side effect, adverse effect and toxic effect. Next branch of pharmacology is known as pharmacokinetics. So kinetics means movement. In pharmacokinetics we learn about what the body does to the drug. अभी हमने पढ़ा what the drug does to the body, D for drug, dynamics. अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि बॉडी ड्रग को किस तरीके से प्रोसेस करती है। अभी मैंने आपको बताया आपने ड्रग खाई, आपका हार्ट रेट बढ़ गया, ठीक है, ये तो ड्रग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि आपने अगर एक दवाई खाई है, आपने एक टैबलेट अपने मुंह में रखी है तो आपकी बॉडी उस टैबलेट को कैसे प्रोसेस करती है, ये आता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स के अंडर में। सो मूवमेंट, फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन and alteration of the drug by the body, includes absorption, distribution, metabolism and excretion of the drug. तो फार्माकोकाइनेटिक में हम पढ़ते हैं absorption of the drug, आपने एक टैबलेट लिया, वो आपके स्टमक में गया, डिसइंटीग्रेट हुआ यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, डिजॉल्व हुआ, उसके बाद वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। दिस फिनोमिना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। सेकेंड पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब वो ड्रग आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई तो आपके ब्लड ने उसको बॉडी के हर पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आफ्टर दैट वी हैव बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ड्रग इज एन एक्सोजेनियसली एडमिनिस्टर्ड मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर से आपकी बॉडी में आई है तो बॉडी का मोटिव होता है कि इस चीज़ को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करे। तो जब भी हम ड्रग लेते हैं, ड्रग्स हमारी लाइपोफिलिक फॉर्म में होती हैं, यानी कि आपकी ड्रग जो होती हैं वो लिपिड सॉल्युबल होती हैं और उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमें उन्हें हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पे हमारा यूज़ होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट ये ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल की बात करते हैं तो यहाँ पे है पैरासीटामोल इज रैपिडली एंड कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड टू द बॉडी। तो इन चार फैक्टर्स को जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। These are the other branches which are correlated with pharmacology. First one is the pharmacotherapeutics. So pharmacotherapeutics is the application of pharmacological information together with knowledge of the disease for its prevention. अगर आपको डिजीज़ का भी नॉलेज है और आप ट्रीटमेंट को भी साथ में पढ़ रहे हैं, मतलब कि आपको मैंने अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा दी फिर अल्सर का ट्रीटमेंट भी पढ़ा दिया, तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स, यानी ड्रग और डिजीज़ दोनों की स्टडी साथ में। सेकेंड ब्रांच इज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। सो इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हम क्या करते हैं, ड्रग की स्टडी करते हैं हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर, ह्यूमन वॉलंटियर्स के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे आप लोग अभी कोरोना के केसेस में भी सुन रहे हैं कि ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। सो व्हाट इज़ क्लिनिकल ट्रायल, कि ड्रग को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ह्यूमन वॉलंटियर्स के ऊपर टेस्ट करते हैं। सो दिस ब्रांच इज नोन एज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज कीमोथेरेपी. So it is the treatment of systemic infection or malignancy with specific drug that has selectively toxic for the infective organism or malignant cell with no or minimal effect on the host cell. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दिस इज बेसिकली, इसको लेमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट की स्टडी हम लोग बेसिकली कीमोथेरेपी में करते हैं। और फर्दर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें अफेक्ट कर रहा है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए अगर हम कोई दवाई ले रहे हैं तो वो भी हमारी कीमोथेरेपी के अंडर में ही आती है, यानी ऐसी दवाइयाँ जो कि इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे और होस्ट सेल को इफेक्ट ना करे। नेक्स्ट वन इज फार्मेसी. तो फार्मेसी की डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी. इट इज़ द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग और प्रिपेयरिंग सूटेबल डोजेस फॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स
टू मैन और एनिमल्स, यानी कि ड्रग के कलेक्शन से लेकर उसके आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, सिंथेसिस, स्टैंडर्डाइजेशन, कंट्रोल, उसका फॉर्मुलेशन, ये सारी चीज़ें फार्मेसी के अंदर में आती है। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग किसी भी ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम उसकी थेरेपेटिक डोज के ऊपर बात करते हैं कि इस ड्रग की जो है वो आपकी 500 mg इसकी थेरेपेटिक डोज है, यहाँ तक कि आपको इफेक्टिव यूज़ देगी, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगी, और अगर आप 500 mg के ऊपर ड्रग लेते हैं तभी आपको टॉक्सिक इफेक्ट देगी। तो जब हम टॉक्सिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं तो दिस ब्रांच इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। सो हिस्ट्री विल स्टार्ट विद हिप्पोक्रेट्स इन 460 BC। सो हिप्पोक्रेट को हम बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। ओके, सो हिप्पोक्रेट इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। इनने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया था कि अगर आपके सिर में दर्द है तो वो एक बीमारी है। इससे पहले किसी को सिर दर्द, पेट दर्द या कोई डिजीज़ होती थी तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे, हमें लगता था कि ये कोई कर्स है जो भगवान ने हमें श्राप दिया है या फिर कोई नेचुरल इवेंट है। तो हिप्पोक्रेट ने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करवाया कि अगर आपको हेडेक हो रहा है या फिर आपको पेन हो रहा है तो ये एक डिजीज़ है, ये कोई कर्स नहीं है और आपको इसके ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर दैट एबर्स पेपायरस ने 700 ड्रग्स को इन्वेंट करके उसे सिविलाइज्ड फॉर्म में यूज़ करना स्टार्ट करवाया। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारे कुछ इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन बुक्स हैं जहाँ पे ड्रग्स का डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल धन्वंतरी, जो आपके इंडिया में फर्स्ट सर्जन के नाम से फेमस हैं, जिनने सबसे पहली सर्जरी परफॉर्म की थी। आफ्टर दैट वी हैव अ बुक दैट इज सोस्त्रा हमारी हिंदू मेडिकल टेक्स्ट बुक है जिसके पास 760 हर्ब्स का डिस्क्रिप्शन है। ये सब हमारी एंसेंट बुक हैं, पुरानी किताबें जिनमें ड्रग्स का डिस्क्रिप्शन है। जब हम लोग मॉडर्न फार्माकोलॉजी की बात नहीं करते थे तब से ये जो आपकी बुक्स हैं ये ड्रग्स का डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड कर रही हैं। आफ्टर दैट चरक संहिता, यहाँ पे हमारे पास 650 ड्रग्स की स्टडी अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज फ्रांकोइस मेजेंडी जो थे हमारे फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट थे। इनने बोला कि फैक्ट्स एंड फैक्ट्स अलोन आर द बेसिस ऑफ साइंस। इन्होंने बोला कि अगर आप कोई ड्रग की स्टडी कर रहे हैं, अगर आप कोई बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, सो यू शुड टॉक अबाउट फैक्ट्स। आप केवल फैक्ट्स की बात करिए, देयर इज़ नथिंग एल्स। फैक्ट्स के अलावा कोई और बात नहीं होनी चाहिए। और फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो हम सिंपल बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उठा के उसे एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड पर लेके जाना। सो इनने क्या करा, बेसिकली एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स प्रोवाइड कराए हमें एनिमल के लिए, एनिमल टेस्टिंग के लिए, जहाँ पे फिर हमने जो हमारी हर्बल ड्रग्स थी उनकी टेस्टिंग एनिमल्स के ऊपर करना स्टार्ट किया। ओस्टवाल्ड स्किमेडीबर्ग 1838 to 1921, he is known as the father of pharmacology। इनको हम father of pharmacology के नाम से जानते हैं। एंड रुडोल्फ बुचिम ने हमें एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, इनने पहली लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी थी फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट के लिए जो पहली लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी वो करी थी रुडोल्फ बुचिम ने। एंड ओस्टवाल्ड स्किमेडीबर्ग, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। Okay, the last topic is the source of drug, from where we get drugs or from where we obtain the drugs। अभी हमें पता है कि हम मार्केट में जाते हैं, दवाइयाँ खरीद लेते हैं, लेकिन इन फील्ड ऑफ फार्मेसी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आपको ड्रग मिल सकती है। सो फर्स्ट सोर्स इज प्लांट सोर्स। अ नंबर ऑफ प्लांट हैव मेडिसिनल क्वालिटी एंड हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज एज नेचुरल रेमेडीज। हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको हम ट्रेडिशनली ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे पहले टाइम से ही। फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स में किया जाता है कि इनका जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको आइसोलेट किया जाता है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है और उससे फिर ड्रग फॉर्मुलेट की जाती है। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से हम अलग अलग टाइप की ड्रग सिंथेसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट लीफ, सो हमें यहाँ पे मिलती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड दैट इज़ डिजिटालिस। रूट की बात करते हैं तो कर्क्यूमिन हम लोग प्लांट से आइसोलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लावर, तो हमारे पास विंका रोजिया है जिसको आप सदाबहार के नाम से जानते हो। विंका रोजिया इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। विंका रोजिया को हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज जिंजर को हम कफ में यूज़ करते हैं। तुलसी। सो दीज आर द प्लांट सोर्सेज जहाँ से हमें ड्रग्स अवेलेबल होती हैं। सिंकोना बार्क की अगर बात करें तो सिंकोना बार्क इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट सोर्स ऑफ द ड्रग इज़ एनिमल। सो द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स, इनको हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्मोनल थेरेपी के लिए
हम क्या करते हैं, बेसिकली हम पेनक्रियाज निकालते हैं एनिमल का और उससे इंसुलिन आइसोलेट करते हैं, जिसको हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें इंसुलिन की अवेलेबिलिटी कम होती है। इसके बाद आप सबको याद होगा बचपन में कॉड लिवर ऑयल यूज़ किया होता है हमने, ठीक है। सो कॉड लिवर ऑयल भी हम लोग आइसोलेट करते हैं एनिमल से। उसके बाद एनिमल्स के हम ब्लड से सीरम को आइसोलेट करते हैं, जिससे हम आगे काफ़ी सारी स्टडीज़ में इसको यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड सोर्स ऑफ ड्रग। थर्ड वन इज़ द मिनरल सोर्स। सो मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आर नॉर्मल फिजियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल आयरन, हम सबको पता है कि आयरन की डेफिशिएंसी, इफ़ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, हम इसको बोलते हैं दिस पेशेंट, दिस इज़ अ एनीमिक पेशेंट। आफ्टर दैट मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोन डेंसिटी, कैल्शियम का अमाउंट कम होने पे हमारी बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। सो दीज आर द डिफरेंट सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर नॉर्मल फिजियोलॉजी। सो इन सारी चीज़ों से भी हमारी ड्रग्स आइसोलेट होती हैं। दैट मीन्स कि अगर किसी को आयरन की डेफिशिएंसी है तो हम उसे एक्सटर्नल रूट से आयरन प्रोवाइड करेंगे। दैट मीन्स कि मिनरल्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रग। नेक्स्ट इज़ द सिंथेटिक सोर्स। सो सिंथेटिक सोर्स का मतलब होता है कि हम लेबोरेटरी में, यहाँ पे दो टाइप के सोर्स आते हैं, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक से मेरा मतलब है अगर हम कोई नेचुरल सोर्स लें और हम उसे केमिकल फॉर्मूला उसका मॉडिफाई करें, उसका केमिकल स्ट्रक्चर मॉडिफाई करें, उससे जो हमें ड्रग मिलती है उसको हम बोलते हैं ड्रग डिराइव्ड फ्रॉम सेमी सिंथेटिक सोर्स। और एंड इन दैट केस दैट इज दिस इज सिंथेटिक सोर्स। सो इन यहाँ पे हम बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को साथ में मर्ज करके कुछ ड्रग डिराइव करते हैं। सो दिस इज नोन एज सिंथेटिक सोर्स ऑफ ड्रग। For example, sulfonamides, paracetamol, etc. These are the drugs which are derived from the synthetic source. Last is the herbal. So herbal are non-woody plants. Some have medicinal qualities, classified as a dietary supplements, not a drug. So these are known as dietary supplement. That means कि यहाँ पे standards for purity and strength of the herbals का कोई हम टेस्ट नहीं करते हैं, उसका लैक होता है, उसकी कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल च्यवनप्राश और अर्शकल्प. These are the examples of herbal source of the drugs. These are the references. Thank you.